हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब स्टडी हुई आसान जब नॉलेज मिलेगा फार्मा का, जो आपको बनाएगा एक परफेक्ट फार्मासिस्ट। शिक्षा है सभी के लिए और फार्मा है सबके लाइफ के लिए। जय सेवा जय शिक्षा। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है और आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। अब आपको बता दूं कि मैंने पी लिख के ए एब्रीवेशन क्यों लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं पी लेके यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर जो भी इसको बोलते हैं आप लोग, है ना, ऐसा मार्क लगा के सूटिकल लिख देंगे तो ये फार्मास्यूटिकल कहलाता है, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है फार्मास्यूटिकल लिखने का। तो अपन ने डिस्कस करना है इम्प्योरिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले जान लो कि इम्प्योरिटीज़ होती क्या है। इम्प्योरिटीज़ अपने मेन सब्सटेंस के अलावा जो भी उस चीज़ में अलग से कोई चीज़ प्रेजेंट होगी, जैसे अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा अगर कोई और चीज़ है तो वो उसके लिए क्या करेगी, इम्प्योरिटी का काम करेगी, ठीक है। जैसे अपन बात करें कि भाई पनीर की सब्जी है, तो पनीर की सब्जी में अगर मटर है हमारी, तो मटर क्या होगी, उसकी इम्प्योरिटी होगी। क्यों? क्योंकि हमें तो चाहिए सिर्फ पनीर की सब्जी, मटर से हमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही हमें सिर्फ केमिकल से लेना देना, उसकी इम्प्योरिटी से कोई लेना देना नहीं। इसलिए अपन क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटीज आर द अनडिजायर्ड अनवांटेड फॉरेन मटेरियल। इम्प्योरिटीज आर द अनडिजायर्ड अनवांटेड फॉरेन मटेरियल इन अ रॉ मटेरियल और इन फॉर्मुलेशन। यहाँ पे स्लैश लगाया मैंने, स्लैश के बाद लिखा है फॉर्मुलेशन। क्या है, अनडिजायर्ड अनवांटेड फॉरेन मटेरियल्स इन रॉ मटेरियल्स एंड फॉर्मुलेशन which affect the purity of a substance. Purity of a substance is known as a impurity. अब ये क्या क्या कर सकती है, इसके पीछे क्या क्या रीजन है। तो सबसे पहले जानो, it may affect pharmaceutical formulations by its toxic nature। हो सकती है कोई भी इम्प्योरिटी टॉक्सिक नेचर की हो, है ना। जैसे समझ लो कोई भी अगर तुम जहरीला पदार्थ होता है, सल्फास होता है ना, अगर वो तुम किसी खाने में डाल दो तो वो जहरीला हो जाता है ना। तो कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो टॉक्सिक नेचर के होंगे। और डिक्रीज द स्टेबिलिटी, अगर तुम किसी चीज़ में मिलावट कर दो तो उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। खराब होने का मतलब उसकी स्टेबिलिटी, मतलब वो अच्छी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाली, इसके लिए बोलते हैं इसको डिक्रीज द स्टेबिलिटी, ठीक है। अब सर इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। हमें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन तो बहुत प्योरली बनाने होते हैं, फिर कहाँ से आएगी सर, हमको तो नहीं समझ में आ रहा। जो आप रॉ मटेरियल्स लेते हैं ना, रॉ मटेरियल्स की टेस्टिंग की जाती है कि उनमें एप्रोप्रिएट अमाउंट में, मतलब एक स्टैंडर्ड अमाउंट में चीज़ें होनी चाहिए कि इस लिमिट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो उसकी टेस्टिंग के लिए बनाया गया है लिमिट टेस्ट। उस लिमिट टेस्ट को भी अपन पढ़ेंगे, पर सबसे पहले आपको समझ लेना है इम्प्योरिटीज। सबसे पहले उसके एग्जांपल है क्लोराइड। हाँ सर, वाटर में क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स तो होते ही है। लेड, आजकल तो हर चीज़ में लेड मिल रहा है, मैगी में भी लेड मिला था, ठीक है, कोका कोला में भी लेड मिला था, इन सब बेवरेजेस में भी लेड मिला था। आर्सेनिक, आर्सेनिक की भी टॉक्सिसिटी होती है। आर्सेनिक क्या है इसको भी समझाऊंगा मैं, है ना, मेटल्स है। और अपना आयरन, मतलब जो फेरस, उसकी भी इम्प्योरिटीज पाई जाती है। तो ये आपके पूरे इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल हुए जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप पूरी तरह से इस चीज़ को समझ लीजिए और इस पूरे स्लाइड का नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप पूरी तरह से इनको बना लीजिए, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इम्प्योरिटीज़ के बारे में सब कुछ जान लिया। इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, अनडिजायर्ड या अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन मटेरियल होता है जो हमारे फॉर्मुलेशन या हमारे प्रिपरेशन में पाया जाता है, ठीक है। तो सर इम्प्योरिटीज़ आती कहाँ से है। इम्प्योरिटीज़ आने के भी बहुत सारे चांसेस है। कहाँ से आ सकते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें रॉ मटेरियल्स की, रॉ मटेरियल्स क्या होता है, कच्चा माल होता है। रॉ मटेरियल से आपके इम्प्योरिटीज़ आ सकती है। किस तरह से आएंगी कि आपने रॉ मटेरियल क्या खरीदा, एक गलत व्यक्ति से खरीद लिया, तो क्या होगा, सबसे पहले लिख लो आप faulty
या फॉल्टी या डुप्लीकेट रॉ मटेरियल। सबसे पहली बात, ठीक है, फॉल्टी या डुप्लीकेट रॉ मटेरियल हो सकता है, ठीक है, उसकी हैंडलिंग अच्छे से नहीं की गई है, हैंडलिंग या ट्रांसपोर्ट बोल सकते हो। कहाँ से आ सकता है मैं बता रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं हुआ है, तब आप मान सकते हो कि उसमें इम्प्योरिटीज आ गई है, ठीक है। उसका स्टोरेज बराबर से नहीं है, तब भी आ सकती है, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल्स में दो से तीन कंडीशन आ गई कि कहाँ से इसमें इम्प्योरिटीज आ सकती है भाई। आई होप आपने ये लिखा होगा, तो नहीं लिखा तो लिख लीजिए। फॉल्टी और डुप्लीकेट रॉ मटेरियल, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। फॉल्टी या डुप्लीकेट रॉ मटेरियल का मतलब हो सकता है कि एक डुप्लीकेट चीज़ आपको थमा दी गई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल के आपको डुप्लीकेट चीज़ थमा दी, कुछ पाउडर मिला के दे दिया, तो हो सकता है फॉल्टी या डुप्लीकेट हो। हैंडलिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग मतलब लाने ले जाने में दिक्कत हो गई, उसमें कुछ गिर गया है ना, उसमें क्या गिर गया, जैसे कचरा डाल दिया किसी ने उठा के। स्टोरेज की कंडीशन, जब वो मटेरियल हमारे पास आ गया, हमने उसका ख्याल नहीं रखा और उसमें क्या चली गई, इम्प्योरिटी चली गई, तो ये स्टोरेज में आ गया, ये पर्सनल एरर आ जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया रॉ मटेरियल्स के बारे में कि रॉ मटेरियल्स में किस तरह से इम्प्योरिटीज आ सकती है, ठीक है। अब मैं समझा दिया हूँ, आपने आई होप लिख लिया होगा। अब बात करें अपन स्टोरेज कंडीशन के बारे में। स्टोरेज कंडीशन दो टाइप की हो सकती है, एक कौन सी, रॉ मटेरियल वाली, और दूसरी कंडीशन कौन सी, फिनिश प्रोडक्ट वाली। फिनिश प्रोडक्ट मतलब जो हमारा बेचने वाला प्रोडक्ट है, जैसे हम इंजेक्शन बना रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, फिनिश प्रोडक्ट हो गया। तो उसकी अगर हमने केयर नहीं करी या फिर उसको केयरलेस तरीके से क्या किया, स्टोर किया, तो क्या होगा, उसमें फॉरेन पार्टिकल्स चले जाएंगे, तो फिनिश प्रोडक्ट में भी इम्प्योरिटीज आ सकती है। तो और मैंने तो आपको बता ही दिया कि स्टार्टिंग में अगर रॉ मटेरियल में दिक्कत हो गई तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टोरेज कंडीशन में लिखो केयरलेस स्टोरेज यूनिट, केयरलेस स्टोरेज यूनिट, या फिर क्या लिखोगे, पर्सनल एरर, ठीक है। ये दोनों चीजें इसमें आ गई भाई, पर्सनल एरर भी आ गया, केयरलेस स्टोरेज यूनिट भी आ गया, ठीक है। ये हो गया भाई अपना स्टोरेज कंडीशन की चीज। और अगर बात करें, तुम लोगों ने देखा होगा कि आजकल मिलावटी चीजें बहुत सारी आ रही है, जीरा भी मिलावटी आता है, मिर्ची भी मिलावटी आती है, हर तरह के मसाले, हर तरह की चीज मिलावटी आने लगी है, तो ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपन करेंगे टेस्टिंग। बट अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के कर रहा है, मतलब उसको जो मुनाफा कमाना है, तो वो जानबूझ के करेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, डिलिबरेटेड अडल्ट्रेशन। डिलिबरेटेड मतलब सोच समझ के की गई मिलावट, सोच समझ के की गई मिलावट। इसमें क्या आएगा, फॉर द एक्स्ट्रा मनी पीपल डू दिस टाइप्स ऑफ थिंग। फॉर डिलिबरेटेड अडल्ट्रेशन में आ गया फॉर द एक्स्ट्रा मनी पीपल डू सच टाइप ऑफ थिंग। इसको अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे, लिमिट टेस्ट लगाएंगे, लिमिट टेस्ट अपन लगाना सीखेंगे, ठीक है, डरने का नहीं अपने को, ठीक है। ये समझ में आ गई चीज। अब जानो मेथड या पर्सनल एरर। अब सर मेथड या पर्सनल एरर क्या है, मेथड या पर्सनल एरर है ऐसा है कि तुमने मटेरियल सही अमाउंट में नहीं लिया, या मटेरियल को हैंडल सही से नहीं किया, तो उसको क्या बोलोगे, हैंडलिंग एरर, ठीक है। तुमने कंटेनर साफ वाला नहीं लिया, कंटेनर तुमको धोना होता है हमेशा, कंटेनर मस्ट बी क्लीन, है ना, कंटेनर हमेशा क्लीन होना चाहिए। स्पेसिफिक चीज, आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें क्या फॉलो होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, नॉट फॉलो एसओपी। क्या फॉलो नहीं कर रहा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा है, तब क्या दिक्कत हो सकती है, मेथड या पर्सनल एरर। अगर कोई और एक चीज लिख लो कि भाई
कोई भी अगर व्यक्ति ट्रेंड नहीं है या प्रोफेशनल व्यक्ति अगर नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा, ट्रेंड पर्सन रिक्वायर्ड होए, है ना, ट्रेंड पर्सन रिक्वायर फॉर एनालिसिस, है ना, ट्रेंड पर्सन रिक्वायर्ड है किसके केस में, मेथड या पर्सनल एरर के केस में। सबसे पहले क्या आ गया, मटेरियल हैंडलिंग सही से होना चाहिए, कंटेनर साफ होना चाहिए, एसओपी को फॉलो करना चाहिए। एसओपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और एक ट्रेंड पर्सन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये आ गई भाई चीजें काय में, मेथड और पर्सनल एरर फॉर रिसोर्सेज और सोर्सेज इन इम्प्योरिटीज। फिर आ गई भाई पैकेजिंग। तुमने भाई अपना प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको पैकेजिंग में भी डालोगे, पैकेजिंग के ड्यूरेशन में उसमें कुछ गलत चीज़ें या फिर इम्प्योरिटीज नहीं जानी चाहिए, है ना। तो पैकेजिंग के ड्यूरेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, मस्ट बी केयरफुल, मस्ट बी केयरफुल। केयरफुल कैसे रहोगे, मस्ट बी केयरफुल। सर हम तो केयरलेस है, केयरफुल कैसे बने, केयरफुल ऐसे बनोगे कि भाई जो पैकेजिंग तुम यूज करोगे कौन सी वाली यूज करोगे, यूएस एफडीए अप्रूव्ड पैकेजिंग यूज करोगे तुम, यूएस एफडीए अप्रूव्ड पैकेजिंग। और उसकी हैंडलिंग कैसे करोगे, कार्टून्स या फिर स्पेसिफिक मटेरियल में। जैसे अपन स्ट्रिप्स बनाते हैं या फिर गत्ते के टुकड़े लगाते हैं, अगर कोई भी नाजुक मटेरियल रहता है तो उसके लिए कौन सी यूज़ करोगे, यूएस एफडीए अप्रूव्ड पैकेजिंग। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने थोड़ा फास्टली बताया तो आप थोड़ा आराम से पढ़ना, ठीक है। चीज़ों के बारे में मैंने स्पेसिफिकली बता दिया, उसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू। Damn.